अब देखिए, कृषि के निर्धारक घटकों में सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो क्या समाज और संस्कृति भी कृषि को निर्धारित करता है? हम तो सुनते थे कि केवल भौतिक कारक या आर्थिक कारक, जैसे आज पंजाब किसान आंदोलन करने में तुले हुए हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जैसे त्यौहार हो गया, मेले हो गए। हम खासकर फूड कल्चर या फूड हैबिट की बात करें, अक्सर आप देखते होंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मतलब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोगों को ना मिले तब तो लगेगा लाइफ ही बेकार है। इन लोगों को भी आप चाहे जितना टेस्टी खाना खिला दीजिए, अगर चावल ना मिला खाने को तो लगता है कुछ मिसिंग टाइप का है। अर्थात चावल से जो स्नेह है इन लोगों का, उसका एक बड़ा कारण है परंपरागत रूप से चावल खाने की प्रक्रिया। चावल दाल सब्जी खाए, और अगर विद्यार्थी या छुट्टी में थोड़ी हैं वो लोग, तो दिन में फिर 1-2 घंटा चप के सोने की प्रक्रिया भी है। बंगाल में चूंकि चावल और रबी में भी चावल का उत्पादन होता है, इसलिए दिन और रात दोनों टाइम चावल। तो ये संस्कृति तक को निर्धारित करने का कार्य करता है। और फूड हैबिट में, फूड कल्चर में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी संस्कृति का निर्माण कृषि की प्रक्रिया से ही होता है। देखो, भारत को हम त्योहारों का देश भी कहते हैं, लेकिन ये त्यौहार सबसे अधिक कब मनाए जाते हैं? जब खरीफ की ऋतु का समापन हो रहा होता है अक्टूबर के महीने में, तब दशहरा से हम शुरू करते हैं, और दिवाली और छठ अर्थात लगभग 1.5 महीना तक त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला आती है, जिसमें गोवर्धन पूजा, चतुर्थ पूजा से लेकर के तमाम पूजा आते हैं। और ये सभी पूजा को हम इसलिए बहुत व्यापक तौर पर खर्च करके सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे बेहतर फसल इसी समय भारत में, अर्थात विश्व की तुलना करें तो भारत में, और भारत में तुलना करें पूरे वर्ष में तो खरीफ के समय ही सबसे बेहतर फसल उत्पादित होता है। यदि फसल उत्पादित होगा तो हमारे पास धन आएगा, धन आएगा तो हम खर्च कर सकते हैं त्योहार में, मेले में, श्रृंगार पर। दिवाली में अगर आपके पास पैसा है तो पटाखे अवश्य आप छोड़ेंगे, छोड़ते ही लोग हैं। और पैसा नहीं है तो पटाखे छोड़ने का ध्यान कभी नहीं आएगा। तब हो सकता है आप खुद सोचने लगें कि बढ़िया ही है, पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और पटाखा ना छोड़ा जाए। अर्थात किसान का पॉकेट गर्म है, फसल बेहतर हुआ है, तो त्यौहार, मेले सब बहुत बेहतर प्रकार से मनाए जाएंगे। और वही आप देखेंगे, अब रबी के फसल का समापन का समय है, बसंत पंचमी बीत चुका है, फागुन आने वाला है, हम होली खेलेंगे। लेकिन इस समय चूंकि रबी का फसल खरीफ की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए हम त्यौहार उसी श्रृंखला या उसी गहनता के साथ नहीं मनाएंगे जैसा कि खरीफ के समय मनाए थे। तो फूड हैबिट जो है वो कहीं ना कहीं गाइड होता है। या त्यौहार मेलों के समय, जैसे अब त्यौहार मेला का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसको आप ऐसे समझिए कि बिहार में या पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड में, बंगाल में एक त्यौहार मनाया जाता है ज्योतिया। वो अपने बच्चों के लिए मनाया जाता है, माएँ रखती हैं, और बड़ा ही कठिन व्रत होता है ये, निर्जला व्रत रखा जाता है। ऑब्वियसली कम से कम भारत की संस्कृति है कि माँ पति और बच्चों के संदर्भ में कोई भी रिस्क या कोई भी समझौता नहीं कर सकती। तो बच्चों के लिए होता है, माँ निर्जला रखती है, लेकिन नेक्स्ट डे कहते हैं पारण होता है। पारण का मतलब आज हमने व्रत किया तो नेक्स्ट डे खाएंगे। उसमें फिर एक सब्जी है सतपुतिया, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज़्यादा मिलता है, झारखंड में, बंगाल में भी। तो जनरली सतपुतिया की सब्जी को लोग बनाते हैं नेक्स्ट डे। तो ओवरऑल, या कई ऐसे चीज़ें आप देख लेंगे, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक त्यौहार है सतुआन, जिसमें सत्तू का और आम के टिकोला, मतलब जो छोटा आम होता है कच्चा, उसका पूजा होता है। ये त्यौहार आएगा अप्रैल में। और सतुआन से श्रृंखला शुरू होता है त्यौहार में उपवासों का, क्योंकि उस समय हमारे पास परंपरागत रूप से बेहतर खाद्यान्न नहीं है, कम है, तो हम उपवास ज़्यादा करेंगे, एकादशी, द्वादशी, ऐसे लगाते ही जाइए। तो एनीवे, तो फिलहाल जो त्यौहार और मेले हैं या जो खाद्य संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं हमारे कृषि के प्रक्रिया से संबंधित है। और ये हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि जैसे ये जो चावल है, जैसे पश्चिम बंगाल को ले, तमिलनाडु को ले, वहाँ पर चूँकि चावल ही बोया जाता है तो यही खाया जाता है। इसके अलावा चावल रोटी तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में परंपरागत रूप से ये प्रक्रिया है। लेकिन रोटी को ले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जिन क्षेत्रों में चावल परंपरागत रूप से नहीं होता है, वो दिन में भी रोटी ही खाना पसंद करते हैं। सांस्कृतिक रूप से आप देखेंगे कि वो ये नहीं कहते खाना खा लो, वो कहते हैं रोटी खा लो। क्योंकि रोटी के साथ फिर वो चटनी चोखा का कंसेप्ट नहीं है जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड या बंगाल में है। वो रोटी के साथ घी मक्खन खूब खाएंगे,
या पराठे ले सकते हैं, लेकिन वो फिर चटनी वटनी का चक्कर ज़्यादा नहीं होता, फिर लस्सी वस्सी पीते हैं। चूँकि पशुपालन के क्षेत्रों का एक व्यापक क्षेत्र पाया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। तो जहाँ पशुपालन होगा वो दूध दही में बहुत रिच क्षेत्र होगा, लेकिन जब पशुपालन के क्षेत्र पर आप कृषि कर लेंगे तो दूध दही के लिए व्यापक क्षेत्र बचेगा नहीं, मतलब पशुपालन के लिए, तो वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें कम होंगी। तो कृषि की प्रक्रिया ने हमारे खाद्य संस्कृति को और खाद्य संस्कृति ने हमारे कृषि के स्वरूप को निर्धारित करने का कार्य किया। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप चाहे जितना विकसित करा दीजिए, वो चाहेंगे इतना चावल का उत्पादन जरूर हो जाए खेतों में कि हम चावल खा सकें। क्योंकि चावल न खाए तो समथिंग मिसिंग टाइप का लगेगा। सब कुछ तो हुआ लेकिन हमारा मन नहीं लगा खाने में, पेट भरा मन नहीं भरा। तो कहीं ना कहीं खाद्य संस्कृति या कई ऐसे मेले हैं, त्योहार हैं जिनमें एक विशिष्ट प्रकार के फसल की उपयोगिता है, इसलिए भी उस जैसे आप दशहरा के समय देखेंगे सिंघाड़े के आटे का लोग रोटी या पूड़ी खाते हैं, तो उसको अन्न में लोग काउंट नहीं करते, गुट्टू के आटे का या सिंघाड़े के आटे का। तो आजकल देखेंगे दशहरा के समय जो लोग इस प्रकार का त्यौहार करते हैं तो जो दुकानदार हैं वो पॉलीथीन में पैकेट में आधा किलो का 250 ग्राम का पैकेट ऐसा बना करके रखते हैं। तो एक मतलब अगर इस फसल को ध्यान से हम देखें तो सालों भर ये फसल नहीं खाया जाता, लेकिन जैसे दशहरा या इस प्रकार का कोई त्यौहार आता है जिसमें आप उपवास रखते हैं तो इस प्रकार की चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारी खाद्य संस्कृति है वो कहीं ना कहीं कृषि की प्रक्रिया को, फसलों के चयन के प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करती है। और ये दोनों फैक्टर मिलकर के हो जाते हैं परंपरागत कारण, अर्थात भौतिक घटक, भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक, ये दोनों मिलकर के हो जाते हैं परंपरागत कारक। चूंकि इसमें आधुनिक का कोई भी चीज शामिल नहीं है, तो अब आप ये स्पष्ट हो गया होगा कि परंपरागत कारक कौन कौन से हैं और इनसे आखिर कृषि का विकास किस प्रकार से होता है। इसमें फूड हैबिट तक का, मेले और त्यौहार तक का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो चलते हैं आगे हम लोग। अब इसको आप ऐसे, ये मैप मैंने इसीलिए लिया था, जैसे उत्तर प्रदेश का ये मैप है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक। तो यहाँ चावल परंपरागत रूप से नहीं होगा। तो जब चावल परंपरागत रूप से नहीं होगा तो यहाँ पे लोग क्या खाएंगे, रोटी खाना पसंद करेंगे। रोटी सुबह में भी, मतलब सुबह लंच में, और शाम का मतलब वो रात में डिनर में भी। लेकिन इस क्षेत्र में चावल और गेहूं दोनों होगा, तो वो दिन में क्या करेंगे, दिन में चावल खाएंगे, रात को रोटी खाएंगे। बुंदेलखंड में गेहूं भी प्रॉपरली नहीं होता है, तो यहाँ पर ज्वार बाजरा का प्रक्रिया चलता है खाने में। तो जो संस्कृति है खाद्य संस्कृति के अंतर्गत वो कृषि से प्रभावित है, और फिर वो जब टेस्ट के रूप में डेवलप हो जाता है तो कृषि को प्रभावित करता है। ये वाइस वर्सा हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है।